नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से आपके साथ आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाराबंकी जीनियस कोचिंग पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपके लिए यूपीपीएससी नंबर 91 का डिस्कशन लेकर के आए हैं। इसमें मैथ का डिस्कशन कराया जाएगा और अगर आप लोगों का सहयोग और प्यार इस पे मिला तो इस डिस्कशन को निश्चित तौर पे आगे बढ़ाएंगे और रेगुलर बेसिस पे आपको एक एसटी और एक डिस्कशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए जुड़े बाराबंकी जीनियस कोचिंग से, जिसकी ऑफलाइन क्लासेस बाराबंकी में होती हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, डीआई है। ठीक है, बेसिक फॉर्मेशन डीआई का मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी करना आपको है। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा है नीचे दी गई सारणी का अध्ययन करें। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। नीचे दी गई सारणी का अध्ययन करें करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ प्रस्तुत सारणी में एक कंपनी की 5 प्रकार की कारों का वर्ष 1998 से 1989 से 1994 तक का उत्पादन दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्पादन के किस वर्ष में सभी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसमें बेसिकली करना क्या है। ये पी का उत्पादन दिया है 1989, 90, 91, 92, 93, 94। ठीक है, तो इस उत्पादन में सबको जोड़ करके सबका औसत निकालना है। ठीक है, क्लियर। ये काम आपको करना है कि डीआई भर आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, उत्तर मैं बता दूंगा इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, और ये जो करना है, अब देखिए आपके पास पूछा है उत्पादन के किस वर्ष को पूछा है। वर्ष तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 हैं। ठीक, लेकिन ऑप्शन आपके पास 4 हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन से सिलेक्ट करना। कोई रैंडम ऑप्शन उठाएं, 3 ऑप्शन चेक करेंगे, अगर उनमें आपके कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही तो उनको छोड़ करके चौथा टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, सबको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हम 1993 की बात करें तो उत्पादन के किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि के दौरान उत्पादन के लगभग बराबर था। ठीक है, तो अब वर्ष 1993 में देख रहे हैं। 1993 में सभी प्रकार का उत्पादन कितना था, ये आपका टोटल 80 था। ठीक है, क्लियर। और फिर कह रहा है उत्पादन पूरी अवधि के दौरान औसत उत्पादन के लगभग। अब पूरी अवधि के दौरान, ठीक है, सभी प्रकार के पूरी अवधि का औसत, ये योग दिया है, सबको जोड़ करके बटे कर देंगे, इनका औसत निकालेंगे और देखेंगे कि औसत के बराबर है कि नहीं। तो यही आपका उत्तर आपका आ जाएगा। ये आंसर सी आपका सही होगा। ठीक है, तो डीआई के अब सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखना है कि आप क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं इसके। और डीआई में कुछ है नहीं, बस जोड़ना घटाना ही होता है। अब कह रहा है उत्पादन के किस वर्ष में पी और क्यू प्रकार की कारों का कुल उत्पादन आर और एस प्रकार की कारों के कुल उत्पादन के बराबर था। ठीक है, उत्पादन के किस वर्ष में पी और क्यू, ये पी है ये क्यू है, इसका कुल उत्पादन, इनका कुल उत्पादन यहाँ जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है आर और एस प्रकार के, आर और एस ये हैं, इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, इनका कुल उत्पादन। अब ये कह रहा है किस वर्ष के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका उत्तर इसका हो जाएगा। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। हल आपको करना है, डीआई भर आपको हल करना है, आगे के क्वेश्चन हम हल कराएंगे। ठीक है, ये है 1989 से 94 की अवधि में किस प्रकार की कार के उत्पादन लगातार वृद्धि जारी रही। ठीक है, एक ये सवाल हो गया।
ठीक है। और उसके बाद एक ये सवाल है लास्ट इसका, 1993 में सभी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन की 25% उत्पादन वाली कारें कौन सी थी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये करने हैं आपको। ठीक है, 1992 में सभी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन 1991 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा। ये आपको ये इतने 5 सवाल डीआई के आपको करने हैं जो मैंने दे दिए। ठीक, अगर नहीं होंगे तो आप कमेंट के थ्रू बताएंगे तो इनको हम डिस्कस कराएंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, जिन पे थोड़ा थोड़ा सा दम भी है और डीआई में कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई। जैसे कहा, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो उसका व्यास क्या होगा। ठीक है, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो उसका व्यास क्या होगा। आओ देखते हैं भाई व्यास क्या होगा। ठीक, तो देखिए भाई, वृत्त की किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है, तो आप कहोगे 2 पाई आर। क्या होती है भाई, 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि होती है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये कह रहा है आपस में बराबर है, तो आप देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, वृत्त का व्यास पूछा, आर बराबर इतना, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा भाई 4। वृत्त का व्यास होता है 2r, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 4, उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक पहिए वाले खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तदनुसार वह 15 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, अब देखिए, एक पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है, उसकी परिधि होती है। ठीक, तो इसकी परिधि निकालें, जबकि इसका व्यास दिया है 14। अगर इसका व्यास 14 दिया है तो रेडियस कितनी होगी 14/2। ठीक है, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक, तो अब इसका परिधि निकालेंगे 2 पाई आर, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे। ठीक है, और गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, तो पाई आ गया, परिधि आ गई 44, यानी कि एक राउंड में चली गई दूरी 44 सेंटीमीटर है और टोटल राउंड कितने मारने हैं उसको 15, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी टोटल दूरी। तो आप कहोगे टोटल दूरी भाई 15 चौके 60, 60 और 6 66, 660 सेंटीमीटर दूरी आ जाएगी, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए भाई, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करेंगे, जहां पर आपको समझना है आप बताइएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं सवालों को। 2 सकेंद्री वृत्तों जिनकी परिधियां क्रमशः 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर हैं के बीच के वलय का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और सुनिएगा, हम यहाँ से 30 से 40 सवाल लगभग करेंगे। टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल और प्रीवियस ईयर के सवाल आपको हल कराएं। ठीक है, अब एग्ज़ाम में हो 25 से 40 के बीच में सवाल आने हैं, तो ये मत समझिएगा कि जितने सवाल हम यहाँ करा दे रहे हैं उतने ही आएंगे। ठीक है, तो बस हमारा एक टारगेट है कि 1 घंटा हम कोई कुछ ना कुछ डिस्कस करना है मैथ पे, जो एक प्रैक्टिस वर्क की तरह होना चाहिए। ठीक है, और मेरे साथ साथ आप लोग भी लगाते चलिएगा। 2 सकेंद्रीय वृत्त, तो देखो एक वृत्त मैंने ये बनाया, ठीक है, और एक वृत्त बनाया ये सकेंद्री है, मतलब इनका केंद्र ये ले लिया। तो कह रहा है इनके बीच वलय, ये जो वलय है ये, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, वलय का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल होगा क्या, अगर बड़ी वाले क्षेत्रफल, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो ये वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इनकी परिधियां दी हैं। ठीक है, तो अब देखिए बड़े वृत्त की परिधि दी है जिनकी परिधियां क्रमशः 88 और 132 हैं। तो पहले की परिधि 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर बराबर दिया है 88। तो यहाँ से अगर आर बराबर निकालना चाहें तो 88/2 और पाई इधर बटे में आ जाएगा, पाई का वैल्यू रखेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 88/2 गुणे 22/7। ये 7 यहाँ से हट करके ऊपर चला जाएगा। ठीक, यहाँ से हट जाएगा
22 दूनी 44 दूना 88, तो आर बराबर आ गया 14। तो यानी कि जो इसकी आर आ गई वो 14 आ गई। ठीक, इसी तरह से हम बड़े वाले का निकालेंगे तो 132 कैपिटल आर निकालेंगे, तो 132/2 पाई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पाई का मान अगर रखेंगे तो ये 22/7 हो जाएगा, गुणे 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 छाके 12, 2 छाके 12, 22 तिया 66, 3 सत्ते 21, तो ये आपकी आ गई 21। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका क्षेत्रफल, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े वाले से छोटे वाले का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, पाई कॉमन ले लो यानी 22/7 कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ये आपका बचा। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे, 441 169, इसको हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा सीधे सीधे डायरेक्ट, ये उत्तर ही आएगा। ठीक है, तो इतना काम आप लोग करिएगा, हल करिएगा और देखते हैं इसका उत्तर कितना आ जाएगा भाई। तो इसका उत्तर आएगा 770 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर भाई, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, तो देखिए परिधि से हमने इनका 2πr बराबर 88 दिया था, तो r निकाला, 88/2 कर लिया, पाई की वैल्यू रखी तो ये आ गया 14। ठीक, इसी तरह से यहाँ r निकाला, ये आ गया 21। ठीक है, अब बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन ले लिया 22/7 और इसका ये रख दिया, तो आपका इस तरह से हल करेंगे 770 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल देखते हैं। एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान है। यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। अब कह रहा है इनके क्या है का वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करो, 2πr होता है परिमाप किसका, वृत्त का, जो कि दिया है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, परिमाप नहीं दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, यानी पाई आर स्क्वायर दिया है 3850। ठीक है, तो आर स्क्वायर निकालेंगे तो 3850 बटे पाई को इधर भेजेंगे, बटे में जाएगा तो 22/7 हो जाएगा, 7 ऊपर ले लेंगे। ठीक है, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55, और इससे इसको काटेंगे तो 2 1 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 175। ठीक, आर स्क्वायर बराबर करेंगे तो 175 गुणे 7 है। ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे 125, 25 गुणे 7 लिख सकते हैं, 25 गुणे 7 और गुणे 7। ये आर बराबर निकालेंगे तो इधर रूट लग जाएगा, 25 का रूट निकालेंगे आप 5 आएगा, और 7 का 2 बार 7 है तो 1 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। ठीक, तेरी रेडियस 35 हो गई। अब अगर रेडियस 35 है तो इसका परिधि क्या होगा, 2πr बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 2 गुणे 22/7 गुणे 35, 7 पचे 35, यानी कि ये आ जाएगा 220। ठीक, यानी कि इसका जो परिधि है वो 220 आ गई, और अगर परिधि इसकी 220 है तो वर्ग का परिमाप भी 220 होगा, यानी 4a बराबर 220। तो a बराबर क्या होगा, 220/4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 यानी 55। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा, a स्क्वायर, a आपका मिल गया 55, तो a स्क्वायर बराबर 55 का स्क्वायर, यानी 5 छक्का 30, 5 पचे 25, 30 25, मतलब अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके लिख लेंगे 25, और 5 इधर जो है इसके एक ज़्यादा वाले से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 30 और 25, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। यदि किसी आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर बढ़ जाए और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्नलिखित से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं आयत का क्षेत्रफल 100 था
और लंबाई को 25% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल भी 25% बढ़ेगा। जितना परसेंट लंबाई बढ़ाएंगे उतना परसेंट क्षेत्रफल बढ़ेगा, और जितना परसेंट चौड़ाई कम करेंगे उतना ही क्षेत्रफल कम होगा। ठीक, तो अब क्या है, चौड़ाई को 20% कम कर दें, तो अगर चौड़ाई को 20% कम करोगे तो क्षेत्रफल भी 20% कम होगा। लेकिन कहाँ से, 125 का 20% निकालेंगे तो 25 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। 100 से 100 हो गया, फिर वापस 100 था 100 हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या रहा, अपरिवर्तित रहा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का एक छात्र चला जाए और उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाए तो 20 छात्रों का औसत इतने किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक, औसत बढ़ता है 0.75 kg, तो टोटल कितना बढ़ेगा, तो आप कहोगे 15 kg बढ़ेगा। ठीक, गुणा कर लो 20 पे, यानी पर ऑब्जर्वेशन प्रति छात्र, औसत का मतलब है प्रति छात्र 0.75 बढ़ रहा है, और 20 छात्र थे तो टोटल कितना बढ़ेगा, 15 किलोग्राम। ठीक, 15 किलोग्राम बढ़ जाएगा। कब, 30 किलोग्राम का गया तो नया आया तो 15 किलोग्राम वजन बढ़ गया, यानी आने वाले का वजन जाने वाले से 15 किलोग्राम ज़्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा, 45, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह सकता है। चलिए भाई, 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या है। देखिए 9 संख्याएं लिख लेते हैं, ABCDEFGHI, ये मान लो 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इनका औसत दिया है। ठीक है, इनका औसत दिया है कितना, 30। अब अगर 9 से गुणा कर दें तो इनका योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा योग भाई, इनका योग कितना आ जाएगा, तो 9 त्रिक 27, 270। अब कह रहा प्रथम 5 यहाँ तक का औसत दिया है कितना, 25, और ये 5 संख्याओं का गुणा कर दें तो 25 पंजे 125, ये आपका योग आ गया। लास्ट 3 ये संख्याएं हैं, इनका औसत दिया है 35, तो 3 से गुणा कर दें, 35 3 105, ये आ गया इनका योग। ठीक है, तो 125 ये 105 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 230। 230 तो आपका हो गया इन 5 3 8 संख्याओं का, और 9 संख्याओं का है 270। 270 से 230 माइनस कर दो तो बचा कितना, 40। ठीक, यानी कि जो छठी संख्या बचा, क्या ये छठी संख्या बची, वही संख्या हो जाएगी, और इसका उत्तर हो जाएगा 40। ठीक है भाई, बताइए आप लोग को बात समझ आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए कुछ लोग परेशान होंगे, भाई कमेंट क्यों नहीं पढ़े जा रहे हैं, तो कमेंट भी पढ़ लेंगे जब समय आएगा, अभी तो हम लोग काम कर ले। ठीक है भाई, कमेंट पढ़े जाएंगे, इत्मीनान से पढ़े जाएंगे, पहले हम लोग काम कर लें। एक त्रिभुज की भुजाएं इतने इतने के अनुपात में है, यदि त्रिभुज का परिमाप इतना है तो सबसे छोटी भुजा, देखिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक, इनको सबसे पहले तो हम लोग कंप्लीट रेशियो में बनाएंगे। कंप्लीट रेशियो इनका होगा क्या, आप कहोगे इन तीनों का ले लो एलसीएम, कितना होगा, आप कहोगे 12। 12 से इन सब में गुणा करा दो, क्योंकि रेशियो है तो गुणा कर सकते हैं। सब में 12 से गुणा करा दो तो 4 तिया 12, 3 चौके 12 और 2 छाके 12, यानी कि इधर बचा 6, इधर बचा 4 और इधर बचा 3। तो ये आपका हो गया इनका भुजाओं का अनुपात, और इनका परिमाप मतलब इनका योग दिया 6 4 10 3 13 बराबर 52 दिया है। ठीक है, 1 बराबर कितना होगा, 4 होगा। सबसे लंबी भुजा यानी 6 बराबर पूछा है, 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 24 हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया 24। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या हो सकता है। अगला सवाल कह रहा है, यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम 25 दिन में कर सकते हैं। इसने कह दिया 16 पुरुष या 20 स्त्रियां करे तो 25 दिन लगता है। इसका मतलब इनकी क्षमता आपस में क्या है,
16 पुरुष करें तो भी 25 दिन लगता है, और 20 स्त्रियां करें तो भी 25 दिन लगता है। इसका मतलब इनकी क्षमता क्या है, बराबर है। अगर इनकी क्षमता बराबर है, ठीक है, तो आप इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। आदमी और औरत की क्षमता निकालेंगे तो 5:4 आएगा। आदमी के सामने 5 है, औरत के सामने 4, जो जिसके सामने हो उसका अनुपात ये आ गया। अब ये हो गई इफिशियंसी, ठीक है। तो अब हमें निकालना है वर्क, काम क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर हम आदमी की इफिशियंसी लें 5, एक आदमी की 5 इफिशियंसी, और आदमी है कितने, 16, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 16 पंजे 80, 16 गुणे 5 क्षमता हो गई। ठीक, अब क्षमता को गुणा कर दें इनके दिन से, दिन कितना है 25, तो ये दिन हो गया। अब ये हो गया आपका, दिन से गुणा किया, ये मिल गया काम। अब इसी काम को कह रहा है कि 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियां कितने दिन में करेंगे। तो देखो, एक पुरुष आपका 5 काम करता है एक दिन में, तो 28 पुरुष कितना करेंगे, ठीक, 20 पंचे 100, 8 5 140। और एक औरत एक दिन में 4 काम करती है, और 15 औरतें हैं तो कितना करेंगे 60, तो काम कितना होगा 200 काम हो रहा है, और करना है 16 गुणे 5 गुणे 25, और 200 हो रहा है एक बार में, तो 25 8 200, 8 दूनी 16, तो 5 दूनी 10, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ए और बी एक ही समय क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करते हैं। यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगता है। मतलब दोनों एक ही यात्रा में जाते हैं, ए और बी, ठीक। इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इनका रेशियो बना लो, 4 का 4:5। ये स्पीड का रेशियो है, तो इनके टाइम का, अगर इन्होंने दूरी बराबर तय करी तो जो चाल का अनुपात है उसके उल्टा अनुपात होगा इनके समय का, ठीक। तो ये क्या होगा, 5:4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसको 5 समय लगता है तो इसको 4 लगता है, कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 बराबर दिया है 15 मिनट, तो कोई एक समय निकाल लो। हम 4 बराबर निकाल लेते हैं, 4 बराबर हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट, या इसको लिख सकते हैं 1 घंटा, यानी 1 घंटे में ये पहुंच जाएगा। और चाल क्या है 50 की चाल से 1 घंटे में दूरी कितनी तय करेगा, तो आप कहोगे 50, यानी डिस्टेंस हो जाएगी 1 घंटे में 50 की चाल से 50 किलोमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं आ रहा है तो आप बताते चलिएगा। जिस सवाल में प्रॉब्लम रहेगी वो क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करिएगा। कमेंट हम बाद में देखेंगे, अभी हम क्वेश्चन कर लें। और जो कमेंट, जिस क्वेश्चन के लिए कमेंट आएगा समझ नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में उसको हम फिर से कराएंगे, ठीक है। एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में, एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है, ठीक है। 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में कितना लेगा, 5 मिनट समय लेगा, ठीक है। अब यदि वृत्त का व्यास पहले से 10 गुना कर दें, अगर व्यास को 10 गुना कर दिया जाए तो ए को अपनी पहली वाली गति से नए वृत्त का चक्कर लगाने में कितना, भाई व्यास 10 गुना करते यानी कि परिधि 10 गुनी बढ़ जाएगी, और अगर परिधि 10 गुनी बढ़ जाएगी तो समय भी 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी 50 मिनट लगेगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं, बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है, ठीक है। देखिए, ये ट्रेन एक जा रही है जो कि 50 मीटर प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, और यही ट्रेन एक आदमी को पार करती है 10 सेकंड में। तो भाई आप देखो, यहाँ से अगर देखो यहाँ तक में, तो जब आदमी को पार कर रही ट्रेन तो दूरी कितनी चल रही है, अपनी लंबाई के बराबर। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी कितनी चल रही है, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म। अगर इसकी लंबाई x मान ले, ठीक है,
तो यहाँ पर आपकी x प्लस 50 चलेगी दूरी, x प्लस 50 सॉरी 50 है, x प्लस 50 दूरी चलेगी और यहाँ x दूरी चलेगी। यहाँ पर समय लगा 14 सेकेंड और यहाँ पर लगा 10 सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ देखो दूरी कितनी कम पड़ी, तो आप कहोगे 50 मीटर दूरी कम पड़ी, तो समय कितना कम पड़ा 4। ठीक, तो यानी कि 50 मीटर का जो दूरी है वो 4 सेकेंड की है। तो 1 सेकेंड में क्या होगी 50/4, ये मीटर पर सेकेंड आ गया, लेकिन हमको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 और कर लेंगे। 2 दूना 4, 2 नियम 18, 5 दूनी 10, 9 बचे 45, यानी कि जो आपका उत्तर होगा वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण, भाई 220 प्राप्त किया और 20 से फेल हो गया, तो 20 और दे दो, पास हो जाएगा। यानी कि 20 से फेल था वो 20 ही दिया, इसका मतलब ये जस्ट पास हुआ, ना तो पास से एक ज़्यादा ना एक कम। तो और कह सकते हैं जस्ट पास का मतलब यही पासिंग मार्क्स हो गया, जो कि प्रतिशत में कितना है 40। तो प्रतिशत में जब 40 है तो एक्चुअल में कितना है 240। दोनों पासिंग मार्क्स दोनों बराबर, तो आपको 100% बराबर निकाल देना। 240 × 100 बटे 40, 4 × 6 24, तो आपका आ जाएगा 600 मार्क्स। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला देखते हैं क्या हो सकता है। ये तो सारे सवाल आसान, मतलब चैप्टर की शुरुआत में ही, मतलब सेट के शुरुआत में ही कठिन कठिन सवाल दिए थे। डीआई छोड़ करके थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल थे, बाकी तो बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, ठीक, तो अब कह रहा 75% में, मान ली वो संख्या 100 थी, इसका 75% लिया, और इसमें कह रहा 75 जोड़ने पर प्राप्त संख्या हो जाए, वही संख्या प्राप्त हो जाए, वही संख्या मतलब 100 प्राप्त हो जाए। तो अब 75 में प्रतिशत में कितना जोड़ दें, तो आप कहोगे 25 जोड़ दें। 75 में 25 अगर जोड़ दें तो वापस 100 आ जाएगा। तो प्रतिशत में 25 जोड़ रहे हैं, वास्तव में कितना जोड़ रहे हैं 75, ये दोनों जोड़ा जा रहा है, तो दोनों बराबर, यानी 25% की वैल्यू 75 है, तो आपको 100% लाना है। 25 × 75, 300 उत्तर हो जाएगा। हल करेंगे तो आ जाएगा 300। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 10,000 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्षों बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। 10,000 रुपए 4% दर है, लेकिन ब्याज हर 6 महीने में जोड़ा जा रहा है, और दर जो है 4% 1 वर्ष की है। 6 महीने में ब्याज जोड़ेगा तो दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक, आधी हो जाएगी तो 2% हो जाएगी। और 2 वर्ष जो दिए हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी होगी, 2 वर्ष में कितनी बार ब्याज जुड़ जाएगा, तो आप कहोगे 4 बार। तो 2% से 4 साल तक का ब्याज निकालना है। सीधे निकाल सकते हो किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए बगैर, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कहता है मूलधन प्लस ब्याज पे ब्याज। तो मूलधन आपका ये है, इसका 2% निकाल लो तो आपका आएगा 200। फिर अगली बार 2% निकालो तो 200 आएगा, और प्लस इसका भी 2%, इसका 2% कितना 4। ठीक है, फिर निकालो 2%, तो आपका 200 आएगा, प्लस इससे पहले जितना भी ब्याज मिल चुका, कितना मिला, तो आप कहोगे ये मिला और ये मिला, तो इन दोनों पे 2% यानी 4 + 4, और प्लस इसका 2%, 4 दूनी 8, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0.08, ये हो जाएगा। ठीक है, अब चौथे साल आप निकालोगे तो आप कहोगे 2% आया, फिर तो 200 प्लस, अब 3 बार 200 है तो 3 बार 4 मिलेगा, यानी कि 4 × 3 = 12, प्लस 4 3 बार है तो 0.8 3 बार मिलेगा, 8 × 3 = 24 यानी 0.24, और प्लस 8 का 2% और 8 दूनी 16। ठीक है, तो 2, ये आपका इतना हो जाएगा। दशमलव के 2 अंक तक पूछा तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 2 2 4 2 6 2 8,
800 और 12 दूना 24, 4 तिया 12, 12 24, 200 का 200 आया, फिर 200, 200 का 2 दूना 4, 200, 4, इसका 4 और इसका 4 दूनी 8। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे, ये टोटल ब्याज आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8, 800 तो ये हो गया, यानी कि निश्चित तौर पे इसमें और इसमें होगा। ठीक, तो आपको देखेंगे 800 प्लस 12 4 16 4 20 4 24 ये, और प्लस ये इनको जोड़ेंगे तो 0.32 आ जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट, 824.32। ठीक है, ये और भी तरीके थे उसके करने के, लेकिन ये कैलकुलेशन वाइज बहुत आसान होता है इसलिए बता दिया, क्योंकि 4 साल की बात करता है। अगर 3 साल 2 साल की बात करता तो दूसरे तरीके से भी बहुत आसान हो जाता। यहाँ पर इसको भी दूसरे तरीके से किया जा सकता था, लेकिन कैलकुलेशन वाइज टफ हो जाएगा थोड़ा सा। यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 माह बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपये है, कोई बात नहीं, 12% है और 6 महीने में जोड़ा जा रहा है, तो यानी कि ये तुरंत कितना हो जाएगा 6%। और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग 1 साल में कितनी हो जाएंगी, तो कहोगे 2 हो जाएंगे। तो 6% से 2 साल का अंतर, तुरंत आप कर लो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर लो और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये अंतर आएगा। ये बराबर दिया है 36, तो आपको यहाँ से 100 बराबर बताना है। ठीक है, तो आपका 36 गुणे 100 बताना है, गुणे में जाएगा 0.36, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, ये कैंसिल, तो आपका उत्तर आया 10,000। 10,000 उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्ष में इतने रुपए हो जाएंगे? कुछ नहीं भाई, प्रिंसिपल था आपका 2,000 रुपये, ठीक है, और अमाउंट हो गया 2420। इसको कुछ नहीं करना होता, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल करो, पहले दर ओवर को मारो गोली। ठीक है, ये किया और ये आया इतना। इसको सिंपलीस्ट फॉर्म लिखेंगे, 2 से काट लेंगे 100 बार और 2 से 121 बार, तो ये आ गया 121/100। अब नीचे आप जीरो गिन लो, कितने जीरो हैं? 2 जीरो। यदि देखो ये क्या है, ये पर्टिकुलर किसी न किसी का स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, पावर 4 होगा, पावर 5 होगा, तो आप देखो ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है कि सीधे सीधे 2 साल की बात कर रहा है, या आप जीरो गिन लो, 2 जीरो तो 2 साल हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5,000 रुपये पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए जाए तो 1.5 वर्ष बाद वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज की गणना करने पर उनके ब्याजों में अंतर कितना होगा? ठीक, 5,000 रुपये दिए गए, तो कह रहा है वार्षिक और अर्धवार्षिक गणना करनी है 4% से, तो पहले वार्षिक कर लें 4% से, और 4% से निकालना कितना? 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब 1 सही 1/2, मतलब 1 साल पूरा, दूसरे साल का आधा। ठीक, तो इसका 4% निकालो तो आपका 200 आएगा, फिर 4% निकालो तो आपका 200, और प्लस इसका 4% 8। तो आपको पूरा नहीं चाहिए, पहला वाला पूरा चाहिए, और प्लस दूसरे वाला 208 का आधा। ठीक, क्योंकि आधा ही साल चाहिए, दूसरा पूरा नहीं चाहिए था, तो 104। ठीक, तो ये टोटल कितना हो गया आपका? 304 रुपये, ये हो गया। अब अगर अर्धवार्षिक दे है तो देखते हैं भाई क्या होगा। इसी 5,000 रुपये पर अर्धवार्षिक से दर क्या हो जाएगी आपकी भाई? सीधे सीधे 2%, और 1.5 वर्ष मतलब 3/2 वर्ष गुणे 2, तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 3। तो आपको 2% से 3 साल तक का ब्याज निकालना है, तो 5,000 का 2% निकालेंगे तो आएगा 100, फिर दूसरी बार 100 आएगा, 2% निकालेंगे। ठीक, और प्लस 100 का 2% 2, तीसरी बार निकालेंगे 100 + 2 + 2,
क्योंकि 100 तो मूलधन से आया, बाकी 2 आया इन ब्याजों से, और 2 का 2% 0.04। ठीक है, तो अंतर बताना 304 यहाँ से है 1 2 3, 2 2 4 हटा दो, बचा क्या 2.04 बचा। ठीक, तो अंतर है 2.04, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो। जैसे ही वार्षिक दर के बराबर किया, कुछ नहीं करना, गुणे 100 मार दो और रूट निकाल दो। ठीक, रूट निकालेंगे 2/3 गुणे 10 आएगा, यानी 20/3, या इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, यही दर होगी और यही समय, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं। तो इधर के तो बहुत आसान सवाल हो गए। एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। ठीक, और नगद खरीदारी वाले को 10% बट्टा भी देता है, तो उसे लाभ बताना। भाई मान लो 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, लागत मूल्य, तो निर्धारित 20% अधिक करेगा, यानी 120 करेगा। ठीक है, और फिर बट्टा देगा इस पे कितना 10% का, 120 का 10% निकालोगे 12 बट्टा दे देगा, तो बेचेगा कितने का, तो आप कहोगे 108 का। इसी में से आप 12 घटा दो। ठीक है, 108 100 का खरीदा था, 108 का बेचा, लाभ कितना हुआ 8%। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार ने 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी क्रमशः 7, 10% और 15% के 2 बार के बट्टे, बार मतलब क्रमिक बट्टे पर खरीदी। उसने 28 रुपये ढुलाई पर खर्च किए और फिर उसने वह कुर्सी 800 रुपये में बेच दी। कुछ नहीं है भाई, 800 रुपये की वस्तु थी, उसको 10% बट्टा दिया तो कितने खरीदा होगा 90 पे, और फिर बार के बट्टे मतलब 85% पे फिर खरीदा। ठीक, तो इसको हल कर ले अगर हम लोग, तो कैलकुलेशन अगर टफ लगे तो आप आसान कर सकते हो। ठीक है, ये आपका 5 से 17 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, 9 चौक 36 गुणे 17, 17 छक्का 102, 10 17 3 51, 10 61, 612 रुपये। यानी कि उसने जो खरीदा है वो 612 रुपये का, और 28 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, तो आप हो गए 640। ये उसकी लागत हो गई, और बेचा कितने का है 800 का। ठीक, तो लाभ कितना लिया 160 रुपये का लाभ लिया, कहाँ से 640 से, कितना परसेंट लिया, तो आप कहोगे 16 चौके 64, 4 25 संयम, यानी 25%। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्रमिक डिस्काउंट थे, 10% डिस्काउंट था तो डायरेक्ट 90 लिख लिया, और 15 था तो 85 लिख लिया, बटे 100 कर लिया क्योंकि परसेंट में था, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया सीधे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। ये कह रहा है 1 2 3 5 7 1 3 5 7 99 तक, और 128 को परस्पर गुणा किया गया, मतलब 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 99 और गुणे 128 किया गया। तो देखिए यहाँ तक अगर गुणा करोगे तो पूछ रहा है गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए, तो यहाँ तक गुणा करोगे तो शून्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक शून्य का निर्माण एक कोई सम संख्या और 5 से होता है। कोई भी एक सम संख्या और एक 5 अगर मिलता है तो शून्य आता है। तो यहाँ से देखो 99 तक 5 तो बहुत बार आएंगे, ठीक है, 5 बहुत बार आएंगे, लेकिन 2 एको बार नहीं आएगा। तो 2 या कोई सम संख्या यहाँ तक है ही नहीं, और अगर सम संख्या नहीं है तो 2 नहीं है, 2 नहीं है तो 0 नहीं है, लेकिन 128 है। अब जब 128 से गुणा करेंगे तो निश्चित तौर पर 2 बहुत बार मिल जाएगा,
तो 128 में 2 कितनी बार मिलेगा, तो आपको 2 पावर 7 128 होता है कि नहीं। तो 2 की पावर 7 128 होता है, यानी कि 2 कितनी बार मिलेगा, 7 बार। 5 तो बहुत बार मिल रहा है भाई, 5 5 में है, 10 में है, सॉरी 10 में नहीं 15 में है, फिर 25 में है, फिर 75 में है। ठीक, इस तरह से 5 तो कई बार है। ठीक है, तो अब 2 मिल रहा है कितनी बार, 7 बार, तो यानी कि उत्तर भी 7 ही होना चाहिए इसका। ठीक है, तो 7 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है इसकी पावर 0.16 और इसकी पावर 2 की पावर 0.3। तो अब सबसे पहले 16 को लिखो, 2 की पावर कितना लिख सकते हो आप, तो कहोगे 4, और इसकी होल पावर 16 को हमने ये लिख लिया। ठीक है, और इसकी होल पावर लिखा है 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 बेस बराबर। अब इसका ये जब ओपन करेंगे तो 4 का इससे गुणा हो जाएगा, तो आएगा 0.64 और गुणे 2 की पावर 0.36। अब बेस बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, तो 2 की पावर 0.64 और प्लस 0.36, तो आप इसको लिख सकोगे 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 यानी कि उत्तर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल थे इधर के भाई। अब देखिए, ये एक याद आया, हमने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, जो कि भूल गए, नहीं पढ़ा पाए। कोई नहीं, अभी हम रिसेंट में उसका एक क्लास बना करके आपको दे देंगे। ठीक है, उसको पढ़ा देंगे जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ फिलहाल तो देख लीजिए, किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेष 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अब देखो, पहले 121 से विभाजित किया जा रहा है, अब 11 से, तो इसी का एक गुणनखंड है कि नहीं 11 को है। अगर उसी का गुणनखंड है तो बस सीधे सीधे आप जो शेषफल है उसी को 11 से विभाजित कर दो, 11 दूना 22, शेष बचा 3, तो आपका उत्तर यहाँ पर 3 हो जाएगा। लेकिन ये विभाजित करने से पहले ध्यान रखना कि इसी का, जिससे पहले विभाजित किया जा रहा था, उसी का गुणनखंड ये होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर उसी का गुणनखंड है तो निश्चित तौर पर आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये आपके काम का नहीं, लॉगरिथम है। हाँ, ये सवाल है काम का, बढ़िया है, रिमाइंडर थ्योरम से ही है। बता दे रहे हैं, नहीं कहाँ तक छोड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार भी मैंने एक सवाल छोड़ दिया था कि थ्योरम पढ़ाएंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन बता दे रहे हैं फिर पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 67 की पावर 67 प्लस 67 को डिवाइड करना है 68 से। तो इस प्लस 67 को छोड़ दो, इसको डिवाइड कर लें, तो इसको हम लोग इसी के फॉर्म में लिखें, तो आप लिखो 68 माइनस 1 की पावर 67। इसको जब a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में खोलोगे तो खुल करके सब तो डिवाइड हो जाएगा, बचेगा -1 की पावर 67। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो -1 ही बचेगा। ठीक, तो -1 रिमाइंडर ये यहाँ तक और प्लस 67 और है, तो ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा 66। 66 को 68 से डिवाइड करेंगे तो 66 ही आएगा, यानी कि उत्तर आपका 66 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं क्या हो सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है इसमें अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। अनुक्रम दिया है 0, 3, 8, 15, 24 और 35। क्वेश्चन छोटा कर दिया, ये आपका 35। कह रहा है अनुक्रम में अगली संख्या, तो यहाँ से यहाँ देखो कितना बढ़ा 3, यहाँ से यहाँ बढ़ा 5, यहाँ से यहाँ बढ़ा 7, यहाँ से यहाँ बढ़ा कितना 9, ठीक, यहाँ से यहाँ बढ़ा 11, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ना है 13 बढ़ना है। ठीक है भाई, बोलो भाई, सब में देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो यहाँ भी 2 ही प्लस होना है। ठीक है, तो प्लस कर दिया, 2 प्लस कर दिया इसमें, तो 35 प्लस 13 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 48, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये कह रहा है यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण ये दिया है 5824 स्टार, ठीक, को 11 से विभाजित करने पर किया जा सकता है, तो स्टार कौन सा अंक होगा। कुछ नहीं करना है, 11 से डिविजिबिलिटी रूल, एक डिजिट ये है, ठीक है, एक डिजिट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब आपको 5 + 2 प्लस स्टार ये, और फिर बचा क्या, ये 8 और 4, ये कितना 12। इनका जो सम है, इनके सम का डिफरेंस या तो 11 हो या 0 हो या 11 का कोई गुणज हो। तो यानी कि इसका भी सम अगर 12 हो जाता तो इनका डिफरेंस 0 हो जाता, और डिफरेंस 11 करने के लिए या तो इससे 11 ज़्यादा यानी 32 हो जाता, तो 32 में 5 2 7 ये है, ठीक है, सॉरी 11 करने के लिए आपका 23 हो जाता, ठीक, 23 में 7 ये है तो बचता कितना, 15 बचता, ठीक है, सॉरी 23 में 7 निकाल दो तो कितना बचा, 16, ठीक है, तो 16 तो इसकी जगह रख नहीं सकते, यानी कि डिफरेंस हमें 11 ना करके 0 करना है। तो 0 करने के लिए यहाँ पर 12 होना चाहिए, तो 5 2 7 ये है, यानी कि अगर इसको 5 और दे दें तो 7 5 12 हो जाएगा, यानी स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। भाई देखो यहाँ पर इनका डिफरेंस या तो 0 हो, इनके अल्टरनेट नंबर का सम का डिफरेंस या तो 0 हो या कोई 11 का गुणज हो। तो अगर हम 11 का गुणज बनाए तो 11 का गुणज अगर ये 12 है तो इससे 11 ज़्यादा यानी कि 23, 12 से 11 ज़्यादा तो आपका 23 होना चाहिए। 23 में 7 ही है, 7 माइनस कर दो तो बचा कितना आपको हो गया 16। तो 16 तो स्टार को दिया नहीं जा सकता, यानी कि डिफरेंस हम क्या करेंगे 0 करने के लिए इसको 12 करना, 12 करने के लिए 5 2 7 ये है और 5 और जोड़ दो 12 हो जाएगा, नहीं स्टार की जगह पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, तो पूर्णांक क्या है भाई। देखिए बहुत आसान सवाल है। पूर्णांक मान लो a है, इसके घन से पूर्णांक के वर्ग को घटा दिया जाए तो बराबर कितना आता है 48। अब हम क्या करें, a स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन लें तो a - 1 बचेगा बराबर 48। उठा करके यहाँ से वैल्यू a की रख देनी है, क्योंकि a को ही पूछा है, पूर्णांक ही पूछा है। तो उठा करके a की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 4 रखें तो ये 16 होगा, गुणे यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3, 4 - 1 यानी 3, 16 तियाँ 48 होता है, आ रहा है 48। इसका मतलब कि हमारा यही उत्तर सही हो गया, बाकी कुछ चेक ही नहीं करना, आपने 4 ही रख करके देखा सही हो गया। ठीक, तो इसको बाई ऑप्शन कर सकते थे। अब देखिए भाई एक सवाल कर चुके हैं ऐसा भी, इसका मान बताना है आपको। ठीक है, तो ये 4 की पावर 0.5 लिखा है, इसको लिख सकते हैं √4, 0.5 मतलब 1/2 यानी √4 यानी 2 लिखा है। तो 2 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे सीधे लिख ही लेते हैं 4 बार, क्योंकि इसकी पावर 4 लिखा तो 4 बार लिख लो। तो 5 दूनी 10, 10 में ये 1 हो गया ख़त्म, 5 × 5 = 25 पंडे 125, 125 और 3 अंक के बाद दशमलव। ये अब ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं तो दशमलव हटाएंगे और नीचे क्या रख देंगे 3 जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/8, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/8। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है, ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी स्पीड 2 होगी तो इसकी 1 होगी। ये आपका क्या हो गया एफिशिएंसी।
यदि दोनों मिल करके काम निकालना है, दोनों मिल के क्षमता कितनी हो जाएगी 3, 3 की क्षमता से 12 दिनों में काम कितना करेंगे 36। अब इस 36 काम को बी अकेले करना है, क्षमता 1 है तो समय कितना लगेगा 36 दिन लगेगा। आपका उत्तर हो गया 36। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ आ रही होगी आप लोग को। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या हो सकता है। एक काम को 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है, वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा, देखिए 10 आदमी काम करते हैं 12 दिनों में और 10 औरतें काम करती हैं 6 दिनों में। काम मान ले 12, तो इसकी क्षमता होगी 1 और इसकी क्षमता होगी 2। यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो कुछ करना नहीं है, 10 तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया था, ए और बी था, ए 12 दिन में, बी 6 दिन में करता, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 12 काम है, दोनों की मिली क्षमता कितनी है 3, तो समय कितना लगेगा 4 दिन। उत्तर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन, आज के दिन का अंतिम सवाल। ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में, यदि दोनों मिलकर वही काम करें। अरे यार इसमें कुछ है नहीं, ए करता है 6 दिन में, बी करता है 9 दिन में, दोनों मिल करके करेंगे तो कितना दिन लगेगा। ठीक, तो इसमें आप क्या करो, इनका एक एलसीएम ले लो। काम मान लो 18, तो इसकी क्षमता 18 काम 6 दिन में, तो 1 दिन में 3 और ये 1 दिन में 2। दोनों मिल करके 1 दिन में कितना करेंगे 5 काम करेंगे और करना 18 है, तो 5 तिया 15, 5 छक्का 30, तो 3.6 दिन लगेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, और कितना आसान था, और इसी तरह से अगर आप लोगों का सहयोग मिला, आपका प्यार मिला, तो निश्चित तौर पे हम आगे और भी सेट लाते रहेंगे। 40-40 सवालों के सेट हैं जिनको हम लोग आपके सामने डिस्कस करते रहेंगे, और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं सभी प्रश्न, जो कि आपके आने वाली परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस में सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ 12 बंकी जीनियस कोचिंग पे। और दोस्तों, इसमें हमने जो क्वेश्चंस बताए हैं वो जल्दी जल्दी बताए हैं। उसका कारण ये है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हमने ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, ये चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, और ये जो चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं उनमें सारे बेसिक, सारी डिटेल बताई गई है, बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। और जीनियस कोचिंग 12 बंकी में जो संचालित हो रही है, इसकी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। अगर आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहें तो ऑफलाइन क्लास से जुड़ें, क्योंकि अगर पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो 300 प्लस सिलेक्शन हमने पिछली 2 भर्तियों में दिए हैं। ठीक है, 300 प्लस सिलेक्शन हमने पिछली 2 भर्तियों में दिए हैं। अगर आप चाहें तो 12 बंकी में पता भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस बार टारगेट हम लोग का है कि 500 प्लस सिलेक्शन देने हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है, और इसमें निश्चित तौर पर हम लोग अगर आपके साथ मेहनत कर पाए और आप हमारे साथ मेहनत कर पाए तो निश्चित तौर पे हम लोग अच्छा कर सकेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज की सभा यहीं पे संपन्न करते हैं। मिलेंगे फिर जल्द ही आपसे अगले पेपर के साथ, अगले टेस्ट के साथ 40 क्वेश्चन में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।